Hello, good evening to one and all. This is Uday, and you are watching my channel, that is DOT Classes. एक बार फिर से आपका स्वागत है DOT क्लासेस में और मैं हूं उदय। एक बार फिर से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन DOT क्लासेस में। भाई और बहनों, आप सीख रहे हैं यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश डे 4। आज का क्रम है टेंस सीरीज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले मैंने आपको बताया था, टेंस का परिचय दिया था सिस्टम से। अब हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे जहाँ पर टेंस की बात है। टेंस टोटल 12 होते हैं और हर टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। हम सिस्टम से उसे समझेंगे। तो आइए पर चर्चा करते हैं। आज हम पहला टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर अच्छे से आपको दिख रहा होगा वाइट बोर्ड पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसी भी टेंस को समझने के लिए हमें कम से कम 3-4 बात ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे पहला उस टेंस का नाम, दूसरा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, तीसरा उसकी आईडी जिसको हिंदी में हम कहते हैं पहचान, उसका फिर एग्जाम्पल, और इसके बाद उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब फार्मूला विशेषकर यहाँ पर हम देखेंगे, और इसके अलावा क्रिया के फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ये 4-5 बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन चारों पांचों पर अगर आपका कमांड है तो आधा काम आपका ऐसे हो गया। इसके बाद जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस की। तो आइए देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं नाम की। तो नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, का दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें, एचबी मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। कई यूपी बोर्ड के बच्चे एचबी का मतलब भी नहीं समझ पाते। सर ये एचबी क्या है या हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो भी नहीं समझ पाते। तो हेल्पिंग वर्ब मीन्स हिंदी में सहायक क्रिया है। अब इसके बाद आईडी मतलब है आइडेंटिटी, यानी हिंदी में पहचान। इसे हम रिकॉग्निशन भी कह सकते हैं। जब बात करते हैं एचबी मतलब हेल्पिंग वर्ब, इसकी है डू और डज, पहले हमने बता रखा है। इसके बाद आईडी की बात करते हैं यानी पहचान की। तो सामान्य तौर से जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं उसमें ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो आदि लगा रहता है। जैसे राम खाना खाता है, तुम गीत गाते हो, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम मेरी बात को सुनते हो, सरिता गीत गाती है, रमेश पत्र लिखता है, वह पानी लाता है, तुम पानी पीते हो। तो सामान्य तौर से हम क्या देख रहे हैं, ता है, ती है, ते। अगर कहते हैं वह खाना खाता है, ता है, मैं पत्र लिखता हूँ, ता आया लास्ट में, ता हूँ। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक सेंटर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो सेंटेंस जितने भी यहाँ बोले जा रहे हैं ये शो करते हैं कि कोई कार्य सामान्य तौर से होता है। इसमें टाइम का सेंस उस तरह से नहीं दिखता, यानी काम पूरा हो गया है या काम चल रहा है, इसकी जानकारी इसमें नहीं मिलती। इसलिए इस टेंस का नाम पड़ा इनडेफिनिट, अंग्रेजी में इनडेफिनिट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इनडेफिनिट। इन मीन्स यहाँ पर है नॉट, प्लस डेफिनिट मीन्स निश्चित। नॉट डेफिनिट मीन्स नॉट सर्टन, जो निश्चित नहीं है। क्या निश्चित नहीं है? काम खत्म हो गया या काम चल रहा है, वो निश्चित नहीं है। अगर हम कहते हैं वह गीत गाता है, तो गाने का सेंस तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, लेकिन वो जारी है काम गीत गाने का या ख़त्म हो गया, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। अर्थात समय का कोई यहाँ पर कोई समय का जानकारी नहीं मिल रही है कि जो शो करे कि काम चल रहा है या काम ख़त्म हो गया है, इसकी जानकारी इसमें नहीं मिलती। इसीलिए करना पड़ा इनडेफिनिट। अब इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं द वर्क इन द प्रोसेस इन प्रेजेंट, यानी कि कार्य जो है प्रोसेस में है या सामान्य तौर से काम चलता है, किसमें? प्रेजेंट में चलता है। ये शो करता है। इंग्लिश मीडियम से बुक में जब आप देखेंगे तो लिखा होता है द वर्क इन द प्रोसेस। इट मीन्स सिंपली द वर्क टेक्स प्लेस। इट इज़ नॉट क्लियर whether the work was done or it was still
to be continued, it was still continued, it is not clear in this tense, and that's why its name is indefinite. That is not definite. The completion is not definite. That's why its name is indefinite. So आइए आगे देखें अब स्ट्रक्चर कैसे हम करें, सेंटेंस कैसे हम बनाएं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी टेंस में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही स्ट्रक्चर होती है। तो हमारा मकसद यही है हम स्ट्रक्चर सेंटेंस की कैसे करें। ये तो बेसिक चीज़ आपने देखा। अब स्ट्रक्चर यहाँ सबसे मेन है। जैसे मैथमेटिक्स आप करते हैं उसी प्रकार से इंग्लिश में भी क्या है, फार्मूला है। मैथमेटिक्स क्या होता है, कोई चैप्टर जब शुरू करते हैं तो उसमें कोई फार्मूला होता है, उसके आधार पर पूरी जो मैथ्स टिकी होती है उस चैप्टर की। उसी प्रकार से यहाँ भी टेंस का फार्मूला है, टेंस का, उसी आधार पर सेंटेंस आपको बनाना सीखना है। तो जब बात करते हैं इस टेंस की लगभग सभी टेंस में एक बेसिक बात आएगी। जितने भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हैं, यानी सेंटेंसेज का ग्रामेटिकल फॉर्म है या स्ट्रक्चर है, वो 6 फॉर्म में हुआ करता है। वी हैव 6 फॉर्म्स ऑफ द सेंटेंसेस। टू अंडरस्टैंड द tense better, you have to take 6 types of the sentences. Grammatically we have 6 types of the sentences based on the tense. First one यहाँ पर लिखा होगा, ए शॉर्ट में लिखा है, देख सकते हैं। एक मतलब यहाँ पर अफर्मेटिव, दूसरा नाम इसका पॉजिटिव है, दूसरा एन फॉर निगेटिव, और तीसरा यहाँ पर यस नो क्वेश्चन, चौथा होगा निगेटिव यस नो क्वेश्चन, पांचवा होगा WH क्वेश्चन, और छठवां होता है निगेटिव WH क्वेश्चन। इस तरह से कुल मिला के 6 टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेज आपको देखने को मिलेंगे। अब कहेंगे कि अफर्मेटिव क्या है सर, तो समझ में नहीं आया, क्या बोल गए आप। तो बहुत इजी है। अफर्मेटिव मतलब सेंटेंस में नहीं आना का प्रयोग हिंदी में नहीं होगा। पॉजिटिव यानी कि सेंस स्वीकारात्मक भाव उसमें होगा। राम खाना खाता है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, बच्चे गीत गाते हैं, गीता चाय बनाती है, वह पत्र लिखता है, क्या मिला, नहीं ना प्रयोग इसमें नहीं है कहीं भी। तो इसे सामान्य तौर से यहाँ पर कार्य के होने की सकारात्मक सूचना मिल रही है, इसका नाम पड़ गया अफर्मेटिव सेंटेंस या दूसरा नाम पॉजिटिव सेंटेंस। ध्यान रखिएगा, इसमें हिंदी में नहीं आना का प्रयोग नहीं होगा, और इंग्लिश में नो या नॉट का प्रयोग या ऐसा कोई निगेटिव सेंस देने वाला वर्ड इसमें नहीं होगा। ये सारे एग्जाम्पल आपके दिख रहे हैं। राम गीत गाता है, तुम खाना पकाते हो, ये सारे सेंटेंस इसी के हैं, यानी कि अफर्मेटिव के। आइए देखें निगेटिव, नाम से स्पष्ट है, निगेटिव मीन्स दैट इज नॉट पॉजिटिव, यानी जिसमें नहीं ना का प्रयोग होता है। जिस सेंटेंस में नहीं या ना आता है उसे कहते हैं निगेटिव। जैसे राम खाना नहीं खाता है, तुम पत्र नहीं लिखते हो, वह चाय नहीं पीता है, बच्चा नहीं रोता है, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ, वह चाय नहीं पीती है, गीता विद्यालय नहीं जाती है, वह दूध नहीं लाता है। तो नहीं सब में आ रहा है, ये सारे के सारे क्या हो गए, निगेटिव सेंटेंस हुए। ये दो ही। अब अगले 4 देखेंगे आपको, यस नो क्वेश्चन, निगेटिव यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन और निगेटिव WH क्वेश्चन। ये चारों का सेंटेंस मोटे तौर से अगर कहा जाए तो निगेटिव है, सॉरी इंट्रोगेटिव कहेंगे इन्हें। क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनको कहा जाता है। आगे इस जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, इसे हम अलग से मोटा मोटा हम 2 पार्ट कर देंगे। एक वो पार्ट है जिसको हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन, और दूसरा वो है जिसे हम कहते हैं WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन दैट जस्ट कैन बी आंसर्ड इन यस और नो, वी डोंट नीड डिटेल, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसका उत्तर हम केवल यस या नो में दे सकते हैं, उसे कहते हैं यस नो क्वेश्चन। एग्जाम्पल, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या कहोगे यस। क्या तुम चाय पीते हो, क्या कहोगे यस। अगर पीते हो तो यस, नहीं तो नो बोलोगे, यानी यस नो में उत्तर प्राप्त हो गया। क्या वह दूध पीता है, क्या तुम दूध पीते हो, क्या बोलोगे यस। क्या तुम जहर पीते हो, क्या बोलोगे नो। तो क्या तुम आग पीते हो, क्या बोलोगे नो। तो मतलब केवल यस या नो कहने से इसका उत्तर पर्याप्त हो गया, इसी का नाम है यस नो क्वेश्चन। अगला है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन जिसका उत्तर हम यस या नो में न दे सकें। द क्वेश्चन
that can't be answered in simply yes or no. We need detail is known as WH question. यानी ऐसा क्वेश्चन या ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हम केवल यस में ना दे सकें, हमें डिटेल करना पड़े, उसका नाम है WH क्वेश्चन। तुम कहाँ रहते हो? बोलो यस, बात बनी? नहीं बनी। वह तुम कब सोते हो? बोलो नो, बात बनी? नहीं बनी। तो ऐसे क्वेश्चन जिसका हम उत्तर केवल यस में ना सकें, उसी का नाम है WH क्वेश्चन। अगर हम कहें तुम कहाँ रहते हो, जब बोलोगे यस समझ नहीं आएगा, लेकिन जब बोलोगे मैं महमूदपुर शाहपुर अम्बेडकर नगर में रहता हूँ, तो समझ में आ जाएगा, यानी पूरा डिटेल क्लियर हो गया सारी चीज़। तुम कब सोते हो? बोलो नो, बात समझ नहीं आई कुछ। अगर बोलो कि मैं 8 बजे सोता हूँ, तो समझ में आ रहा है। कहने मतलब हमें थोड़ा डिटेल करना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा WH क्वेश्चन। हाँ, WH क्वेश्चन का क्या मतलब है? दूसरा मतलब ये होता है कि जब इसका शुरुआत हम बनाते हैं, यानी कि इंग्लिश सेंटेंस जब बनाते हैं, स्ट्रक्चर उसका इंग्लिश में बनाते हैं, तो कहीं न कहीं WH वर्ड आता है। WH वर्ड क्या है? आपने जब सेंटेंस पढ़ा होगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हमारी पुरानी वीडियो जो बच्चे देखे होंगे उसमें बताया था WH वर्ड्स क्या होते हैं। पूरी वीडियो उसमें आपको देखने को मिली होगी। फिर से अगर कहीं दिखी तो उसको देख सकते हैं। एक बार फिर से शॉर्ट में कह सकते हैं, WH वर्ड्स आर दोज वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ सिंपली WH एंड डू द वर्क ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स जो सामान्य तौर से WH से शुरू हों और क्वेश्चन का काम करते हों, वही है WH वर्ड। इनकी संख्या वैसे तो काफ़ी है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी हैव 11। कितनी संख्या इसकी है? 11 है। वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु, whom, whose, what, which, how many, how much, ये सब आपके 11 क्वेश्चन वर्ड्स हैं। जब हम इंग्लिश में इसकी मेकिंग करेंगे इस सेंटेंस की, तो शुरू में कहीं न कहीं ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम कहें वेयर डू यू लिव, WHERE, यानी वेयर WH वर्ड हो गया। अगर हम कहें व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन शुरू हुआ, WHEN, WH शुरू में आया, तो ये सारे क्वेश्चन WH क्वेश्चन कहलाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। बाकी हम डिटेल में अभी जब स्ट्रक्चर समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे। ये था आपका WH क्वेश्चन। इसके बाद यस नो क्वेश्चन का भी एक और रूप कर दिया गया अलग से, यानी निगेटिव यस नो क्वेश्चन कर दिया गया। क्या तुम खाना खाते हो? ये सिंपली यस नो क्वेश्चन है या अफर्मेटिव यस नो क्वेश्चन है। लेकिन हम कहते हैं क्या तुम खाना नहीं खाते हो, नहीं लग गया, तो ये हो गया निगेटिव यस नो क्वेश्चन। जब नहीं लग जाता है यस नो क्वेश्चन में, तो उसको कहते हैं निगेटिव यस नो क्वेश्चन। उसी प्रकार से WH क्वेश्चन कहने मतलब सिंपली वो पॉजिटिव WH क्वेश्चन है, लेकिन जब उसको हम उसमें नॉट लगा देंगे, नहीं लगा देंगे हिंदी के सेंटेंस में, तो हो जाएगा निगेटिव WH क्वेश्चन। राम खाना क्यों खाता है, ये सिंपली WH क्वेश्चन है या अफर्मेटिव WH क्वेश्चन है। लेकिन हम कहें राम खाना क्यों नहीं खाता है, तो नहीं की आ जाने की वजह से ये सेंटेंस हो गया निगेटिव WH क्वेश्चन। तो ये था आपका, जो हमने यहाँ पर आपको सामान्य परिचय हिंदी के माध्यम से आपको सेंटेंसेस के दिए। आइए अब हम इसकी स्ट्रक्चर समझें। सबसे पहला सेंटेंस आपका मिलेगा देखने को अफर्मेटिव। एनी प्रॉब्लम? वेलकम बैक। हम लोग कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हमने सबसे पहले, सब्जेक्ट वी फर्स्ट या SES प्लस O प्लस OW। हम हिंदी के माध्यम से टेंस सीख रहे हैं, कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखें यहाँ पर ये फार्मूला सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझें। फार्मूला क्या कह रहा है? सबसे पहले लिखा है एस। एस मीन्स होता है सब्जेक्ट, यानी कर्ता, हिंदी में काम को करने वाला। शॉर्ट में क्या होगा? काम को करने वाला। अगर हम दूसरा कहें वी का मतलब वर्ब। यहाँ पर वर्ब को हम दो रूपों में ले रहे हैं। एक है वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म या उसमें SES जुड़ा होगा, यानी कि जैसे हमने कहा गो होगा या यहाँ पर गोज होगा। इसको कहते हैं गो माने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जुड़ा, यानी SES फॉर्म हो गया। यानी वर्ब का दो फॉर्म रहेगा, दोनों में से कोई एक यूज़ होगा। चाहे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लीजिए या चाहे SES फॉर्म लीजिए, दोनों में से कोई एक ही लेना है, दोनों नहीं लेना है। इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में वी फर्स्ट या SES फॉर्म लिखा है। ये वर्ब मतलब यहाँ पर दो वर्ब होंगी, कोई एक यूज़ करना होगा। इसके बाद ओ मीन्स होता है ऑब्जेक्ट। ओ मीन्स होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जिस पर सब्जेक्ट के कार्यों का प्रभाव पड़ता है, यानी वह वर्ड जिस पर सब्जेक्ट के कार्यों का प्रभाव पड़ता है। जैसे राम श्याम को
पीटता है, राम श्याम को पीटता है, तो राम क्या है? सब्जेक्ट, पीटता है उसका एक्शन यानी कार्य, प्रभाव पड़ा किस पे? श्याम पर। राम जब श्याम को पीटेगा तो चोट लगेगी, रोएगा गाएगा, अर्थात राम के पीटने का जो एक्शन है उस श्याम पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए श्याम ऑब्जेक्ट हुआ। हालांकि ये अलग चैप्टर है, पूरा विस्तार करने में पूरी एक वीडियो खाली ऑब्जेक्ट पर बन जाएगी। यहाँ पर शॉर्ट में ही जानिए, जिस पर सब्जेक्ट के कार्यों का प्रभाव पड़े उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। और दूसरी थोड़ा विस्तार करना है तो सेंटेंस में जो वर्ब है उसके पहले व्हाट, इंग्लिश में व्हाट या whom, और हिंदी में क्या या किसको द्वारा क्वेश्चन करने पर अगर कोई वर्ड उत्तर में प्राप्त होता है, विशेषकर नाउन या प्रोनाउन, तो समझना कि वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, राम क्या गाता है, क्या मिलेगा? गीत, ऑब्जेक्ट हुआ। मैं उसे पीटता हूँ, प्रश्न करो किसे पीटता हूँ, क्या मिलेगा? उसे पीटता हूँ, तो उसे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यानी किसे या क्या के द्वारा प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वर्ड, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आगे देखेंगे 4 प्रकार के होते हैं, अगली कभी और उसको हम बताएंगे भी डिटेल में। यहाँ शॉर्ट में हमें ऑब्जेक्ट समझना था, हमने बता दिया। ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका ये वर्ड है जिसपे सब्जेक्ट कार्यों का प्रभाव पड़ता है। यहाँ राम गीत गाता है, क्या गाता है? गीत, तो गीत हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब कई बच्चे कहते हैं सर अभी आज हम पढ़ा रहे थे सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरामपुर रामनगर में, तो बच्चे प्रश्न कर दिए तुरंत, ये सर वो डब्ल्यू क्या लिख दिए आप? तो ये शॉर्ट में लिखा है, ओ मीन्स होता है अदर, वो मीन्स होता है अदर, OTHER, वो फॉर अदर, डब्ल्यू मीन्स वर्ड, अदर वर्ड, यानी हिंदी में अन्य शब्द। अर्थात कभी कभी हम सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा भी कुछ वर्ड देखते हैं, सेंटेंस में आए ये रहते हैं, उन्हीं को कहते हैं अदर वर्ड। मान लीजिए अगर हम ऐसे कहते राम सुबह गीत गाता है, अगर हम कह देते राम सुबह गीत गाता है, क्या मिल रहा है? राम हो गया सब्जेक्ट, गाता हो गया वर्ब, गीत हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ सुबह भी टपका पड़ा बीच में, सुबह भी आ गया ना, घुस गया, जबरदस्ती घुस गया सुबह, तो अभी सुबह अलग हो गया सबसे, यानी सब्जेक्ट वर्ब से अलग, इसी का नाम है अदर वर्ड, इसी का नाम है अदर वर्ड। इस तरह से आपको बहुत सारे अदर वर्ड देखने को मिलेंगे, इसका विस्तार हम आगे करेंगे। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अब यहाँ से इतना समझने के बाद, हाँ वर्ब तो जान ही रहे होंगे सब लोग, वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड, जो कार्य को करना या होना प्रकट करेगा उसे कहते हैं वर्ब। हालांकि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये अलग ही चैप्टर समझने को मिलेगा आपको, जिसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका विस्तार हम करेंगे जब सेपरेट चैप्टर हम लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसकी भी सीरीज चलेगी। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है टेंस, इसकी सीरीज खत्म होने के बाद हम उस चैप्टर को ले सकते हैं। यहाँ आपको देखना है कम से कम 3 वर्ड आपको सबसे पहले पता करना है। अगर ये 3 वर्ड आपने पता कर लिया सेंटेंस में से तो आधा काम हो गया, बहुत आसानी से कर लेंगे। सब्जेक्ट मतलब कर्ता और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ये गीत कर्म हुआ, गाता है अपने आप से क्लियर है, एक्शन को शो कर रहा है, इसलिए हो गया एक्शन वर्ड यानी वर्ब। ऑब्जेक्ट समझाई दिया था हमने, तो सब SOV। अब यहाँ पर सेंटेंस जो हमने लिया है वो है हिंदी का सेंटेंस। हिंदी का सेंटेंस की खासियत क्या है? सबसे लास्ट में वर्ब होगी, जो क्रिया होगी वो सबसे लास्ट में होगी, ये हिंदी सेंटेंस की खासियत है। अगर हम कहें राम गीत गाता है क्रिया है, लफ्ज़ लास्ट में आई। वह 4 बजे किताब पढ़ता है वर्ब है, लास्ट में आई। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ क्रिया है, लास्ट में आई। ऐसे बड़ा भी ले सकते हैं, राम रोज सवेरे अपनी माँ के साथ गंगा जी स्नान करने फूल माला लेकर खुशी खुशी जाता है वर्ब आई, सबसे लास्ट में आई। तो ये ध्यान रखना है, हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब सबसे लास्ट में आती है। क्रम होता है यस, यहाँ देखें राम क्या है? सब्जेक्ट, गीत क्या है? ऑब्जेक्ट, और गाता क्या है? वर्ब। यानी क्रम हिंदी का सेंटेंस का हो गया यस प्लस ओ प्लस वी। ये स्ट्रक्चर किसका है? हिंदी का है। हिंदी का सेंटेंस
इस पर हुआ करता है। हिंदी में कहते हैं राम गीत गाता है। अब इसको हमें यहाँ नहीं बात बनेगी, इसको हम थोड़ा विस्तार करेंगे, विस्तार मतलब सरल करेंगे। तो इंग्लिश के स्टेप इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा यस प्लस वी प्लस ओ, अर्थात राम हो जाएगा गाता है गीत, कुछ ऐसा क्रम बनेगा। हिंदी में कहते हैं वह पत्र लिखता है, इसमें कहेंगे वह लिखता है पत्र। हिंदी में कहते हैं तुम चाय पीते हो, इंग्लिश में कहोगे तुम पीते हो चाय। हिंदी में कहते हैं मैं किताब पढ़ता हूँ, इंग्लिश में कहोगे मैं पढ़ता हूँ किताब। तो ये क्रम आपका बदल जाएगा, उसको हम सिम्प्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, राम हो गया सब्जेक्ट, गाता हो गया वर्ब, हो गया ऑब्जेक्ट। इस क्रम पे हम कर लेते हैं, तब हमारी बात अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है। अब कई बच्चे पूछते हैं सर हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस में क्या अंतर है, तो बस यही अंतर है। हिंदी का सेंटेंस जो होता है क्रिया उसमें सबसे लास्ट में आती है, जबकि इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आती है। राम सब्जेक्ट है, ये यहाँ आ गई इसके तुरंत बाद, यानी यही क्रम में फ़र्क है। हिंदी का सेंटेंस जो होगा उसमें वर्ब सबसे लास्ट में आएगी, जबकि इंग्लिश के सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट तुरंत बाद आएगी। इसलिए जब भी हम स्ट्रक्चर करते हैं तो क्रम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये आपका हो गया इंग्लिश का सेंटेंस, ये हो गया इंग्लिश का सेंटेंस। इतना अगर आप कर लेते हैं आधा काम आपका हो गया। तो आइए सीखें कैसे हम करते हैं। बस फार्मूला सेट कर दो, हो गया काम। मान लो हमें मेकिंग करनी है इसी सेंटेंस की, राम गीत गाता है, राम गीत गाता है, तो क्या करेंगे, वेलकम। अब देखिए स्ट्रक्चर आपका काम हमने आसान कर दिया है, थोड़ा से बुद्धि से काम लीजिए। अब हमें इसी पर सेट कर देना है। सबसे पहले हमको चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम। चलिए राम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। अब यहाँ पर हमें चाहिए वी फर्स्ट या एस फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पर क्योंकि हिंदी का सेंटेंस लास्ट में रहती है, इसको यहाँ से उठाएंगे। गाता है। अब गाता है के लिए या तो हम लिखेंगे सिंग फर्स्ट फॉर्म होगी, या सिंग। ध्यान रखना वर्ब का हमने बताया था कम से कम 5 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बताया था। जनरली हम इसको 3 लेते हैं मुख्य रूप से, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म। राइट, रोट, रिटर्न। राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकेंड फॉर्म, रिटर्न थर्ड फॉर्म। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पीक फर्स्ट फॉर्म, स्पोक सेकेंड फॉर्म, स्पोकन थर्ड फॉर्म। मुझे विश्वास है कि आप लोग क्रम से डेली कम से कम 10 वर्ब के फॉर्म तैयार कर रहे होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स, भाई बहन, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, जैसा कि मैंने बताया था आपको, टेंस का चैप्टर जब तक चलेगा क्रम से आप 10-10 वर्ब डेली ऐड करेंगे, उनका तीनों फॉर्म लिखेंगे और उसको जितना फास्ट हो सकेगा उतना फास्ट बोलेंगे। ये आपके लिए हर तरह से सहायक होगा, चाहे आप स्पोकन इंग्लिश का लें, चाहे कंप्लीट इंग्लिश लें, चाहे एकेडमिक इंग्लिश जो आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में सीखते हो, हर जगह आपकी हेल्प करेगा। इसलिए क्रम ना टूटे। तो यहाँ हमने क्या लिखा, राम, उसके बाद सिंग या सिंग्स लिख दिया। अब यहीं पर कन्फ्यूज़न है, यहीं पर कन्फ्यूज़न है, बच्चे समझ नहीं पाते। अब यहाँ सिंग लगाएं या सिंग लगाएं, दोनों में से कोई एक ही राइट है, दोनों राइट नहीं है। कई बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, सर सिंग लगाएं, सिंग कन्फ्यूज रहते हैं। उसी में बहुत आसान तरीका है, मैं बता देता हूँ, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। बस रूल है ये, अगर ध्यान रहेगा आपको, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसमें आने वाले वर्ड होंगे ही, शी, इट और राम। यहाँ हो जाएगा गीता, मोहन, बॉय, गर्ल, ETC। यहाँ होता है SES फार्म, इनमें आता है ACS फार्म। अगर होता है अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसमें आने वाले वर्ड हैं I, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, GIRLS, ETC। यहाँ होता है वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म। बस यही कुंजी है इसकी, बस यही 2 रूल आप ध्यान रखिए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा इस टेंस की जब बात हम करते हैं। बस 2 ग्रुप बना लीजिए, पूरे सब्जेक्ट जितने होते हैं 2 ग्रुप बना लिए। एक होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, दूसरा होता है अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर। कहेंगे ये सर क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो शॉर्ट में ही जानो कि ही शी इट लिखा हमने यहाँ बोर्ड पर, ही शी इट राम, बॉय गर्ल, गीता ममता मोहन रोहन सोहन पिंकी चिंकी टिंकी, ये सारे जितने भी हैं सब किसी का भी नाम हो वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में आते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं। प्रधानमंत्री का ही क्यों ना नाम हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, सारे जी हो, जो भी जी हो, अगर अकेले हैं, अकेला उनका नाम है तो उसको सिंगुलर में गिना जाता है। पिताजी का तुम्हारे नाम हो वो भी सिंगुलर में आएगा, ठीक है। तो मोहन सोहन जो भी आपके पिता का नाम है सब सिंगुलर में आता है, अकेले है तो सिंगुलर उसको गिना जाएगा। तो ये सारे सिंगुलर हैं। इनमें से अगर कोई एक सब्जेक्ट आ गया तो समझ लेना कि वर्ब में एस जुड़ेगा, और यदि सब्जेक्ट इनमें से एक नहीं है उसको कहते हैं अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या बोला हमने? अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो अदर देन थर्ड पर्सन में आने वाले वर्ड हैं आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, डॉग्स, हेन्स, एनिमल्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से आपको दुनिया भर के मिलेंगे। इस ग्रुप में आने वाले वर्ड जितने भी होंगे ये सारे के सारे अदर देन थर्ड पर्सन में आते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ जब देखेंगे तो अदर देन का मतलब होता है को छोड़ के, को छोड़ के या के अलावा, किसके अलावा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा। तो क्या यानी कि ही शीट जो निकाल दिया सो बच गया ये बचा, यानी बचा आई, वी, यू, दे, बॉयज, ये सारा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बस इतना सा रूल है, अब इसको याद कर लीजिए, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत कुछ बच्चे ऐसे भी ये वर्ड नहीं समझ पाते, ये क्या लिखा है। आई माने मैं, आई माने मैं, वी माने हम या हम सब, यू माने तुम या आप भी होता है, दे माने वे या वे सब, बॉयज माने लड़के, कुछ भी होता है प्लूरल, लड़के, पीपल, मैन, हेंस, एनिमल्स, चिल्ड्रन, गर्ल्स, डॉटर्स, पेरेंट्स, सारे जो थर्ड पर्सन प्लूरल वाले वर्ड्स हैं सब इसमें आएंगे, गर्ल्स बॉयज सब इसमें आएंगे, वो कहेंगे अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर। यहाँ पर ही माने होता है लड़का, वह, लड़का वह इसका सेंस है, लड़का जब रहेगा यानी मेल, क्या कहेंगे मेल जेंडर या मैस्कुलिन जेंडर, और शी कहेंगे तो वह क्या हो जाएगा लड़की, यानी कि फीमेल फेमिनिन जेंडर में आएगा, FEMININE। और इसी प्रकार से ईट का मतलब है कोई भी निर्जीव चीज़ होगी। ईट किताब, चेयर, टेबल, फैन, ये सारे जितने भी निर्जीव चीज़ें होती हैं वो ईट के अंतर्गत आते हैं। राम तो समझ ही गए होंगे, किसी का भी नाम होगा, राम मोहन गीता, आपके पिता अशोक, सुरेश, शर्मा जी, वर्मा जी, गजोधर काका, कोई भी नाम हो, हाँ जो भी नाम हो सब थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा। और जब ये आएगा तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी। अगर हम हाँ गीता कहते हैं तो किसी भी बहन का नाम हो सकता है, किसी बेटी का नाम हो सकता है, तो सारे उसी में आएंगे। पिंकी चिंकी टिंकी, ये सारे तो किसी बहन के ही नाम होंगे, तो ये इसमें सब इसमें आते हैं, किसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर में। इनमें अगर एक आया तो वर्ब क्या आएगी, उसमें एस जुड़ जाएगा, अगर नहीं होगा इनमें से होगा तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। चलिए काम आसान हो गया। अब यहाँ सब लिखा था हमने, राम चुनना है, सिंह या सिंग्स में से क्या चुनेंगे, सिंग्स होगा डेफिनेटली। अब इसलिए यहाँ पर सिंग्स होगा क्योंकि राम क्या है, नाम किसी भी आदमी का, राम मतलब चाहे भगवान का ही क्यों नाम हो, भगवान का ही क्यों ना नाम हो, है तो नाम अब एक है, इसलिए यहाँ पर ये CS इसमें लगा है, राम सिंग्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट में क्या है, गीत, गीत के लिए क्या लिखेंगे, सॉन्ग, ये सॉन्ग कर सकते हैं तो बन गया। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना, यहाँ पर लास्ट में बिंदी लगनी है, इसका मतलब फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है, वरना सब सही होती है भी, अगर यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। क्या बना, राम सिंह से सॉन्ग। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, मेरी बात सबकी समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है। अच्छा अब ये कोई एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं,
चाय पीते हो। इंग्लिश का हिंदी का सेंटेंस है, इसको इंग्लिश में करिए तो जाएगा तुम पीते हो चाय। अब क्रम बन गया यस, पीते हो वर्ब, चाय हो गया ऑब्जेक्ट, ये क्रम बना। तो अब इसको लिख जाओ, इसी क्रम बन गया यस वी ओ एस वी ओ। अब लिख जाइए, तुम के लिए क्या लिखेंगे, नीचे से देखिए यू लिखेंगे। अब हमें चाहिए वर्ब, अब वर्ब का दो फॉर्म है, या तो एस सी एस फॉर्म यहाँ पर या तो फर्स्ट फॉर्म। तो यू किस ग्रुप में है, यहाँ देखिए कौन सा ग्रुप है, अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर, इस ग्रुप में आ गया। तुरंत यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। वर्ब क्या है, पीना, यानी ड्रिंक लिख सकते हैं, चाहे आप टेक लिखें, ज़्यादातर लोग टेक लिखते हैं। यू टेक या ड्रिंक में से कोई भी एक चलेगा। यहाँ पर चाय के लिए ऑब्जेक्ट यानी टी, लास्ट में फुल स्टॉप, बस यू ड्रिंक टी। इतनी सी बात है, बस इतना सा जानो और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक बात और है, यहाँ भी चॉइस होती है, हम स्पेशली यस जोड़ें या ई एस जोड़ें, तो इसका चॉइस यहाँ पर मिलेगी। अगर वर्ब में ओ सी एच एक्स एस एच या डबल एस इनमें से कोई एक आया हो तो समझिए कि वहाँ पर ई एस जुड़ेगा। जैसे गो है तो यहाँ क्या जुड़ेंगे, ई एस, गोज, जी ओ ई एस, क्योंकि इनमें से एक आया, वो आया लास्ट में। ऐसे सी एच यानी सी ए टी सी एच आया, ई एस जोड़ेंगे तो सी ए टी सी एच ई एस होगा। ये एक रूल यहाँ से आपको मिलेगा। ऑक्स ओ एक्स ई एस ऑक्सिस, क्रैश सी आर ए एस एच ई एस, इसमें से देखना है, इनमें से अगर एक लास्ट में वर्ब के आएगा ओ सी एच एक्स एस सी एच डबल एस तो उसमें ई एस जोड़ा जाएगा। अगर इसके अलावा होगा यानी इनमें से कोई एक नहीं होगा तो सामान्य तौर से केवल एस जोड़ा जाएगा। जैसे हमने कहा पुट, पी यू टी, यहाँ केवल एस जोड़ेंगे, ये बनेगा पी यू टी एस, क्योंकि इनमें से एक नहीं है। ऐसे ही रन है तो यहाँ पर आर यू एन केवल एस जोड़ेंगे, क्योंकि इनमें से एक नहीं है, लास्ट में एन आया हुआ है। यहाँ भी एक चॉइस देखने को आपको मिलती है, एस में भी चॉइस का तरीका है यहाँ पर, इसे आप लोग दिमाग में रखें। ये रूल नंबर 3 भी हो सकता है। अभी हमने यहाँ रूल बताए थे, यहाँ तीसरा रूल यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। बस इतना सा बात है। वेलकम बैक। हम लोग कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। आपका काम हो गया आसान, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। आप तुरंत बैठा सकते हैं वर्ब। अगर हम कहें यू, मान लीजिए यहाँ पर यू है, अब यहाँ पर चुनना है गो या गोज, क्या करेंगे, कौन चुनेंगे, गो, क्योंकि ये यू है, अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही सिंग या सिंग्स, क्या चुनेंगे, यहाँ ही थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी सिंग्स होगा। दे राइट और राइट्स, WRITES TES, यानी राइट लिखें या राइट लिखें तो यहाँ पर राइट कौन सा होगा, सिंपली राइट होगा, क्योंकि ये दे अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर में है। सो यू कैन स्पीक आई गो या गोज, गो, यू प्ले और प्लेज, सिंपली प्ले, क्योंकि ये अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही सिंग या सिंग्स, सिंग्स, क्योंकि ये ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। गीता राइट्स ए सॉन्ग और राइट ए सॉन्ग, सिंपली राइट्स ए सॉन्ग, क्योंकि गीता क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। बस इतना रूल याद कर लीजिए और फटाफट आप इसको कर सकते हैं। तो मेरी समझ से यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, जहाँ तक अफर्मेटिव सेंटेंस का सवाल है, आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसके बावजूद में अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा फ़ोन नंबर 8953063755 है। पर्सनली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू फील एनी डाउट। आई थिंक टुडे दैट्स इनफ। आई टोल्ड यू टुडे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। रिमेनिंग sentences that are negative, yes no question, WH question and other sentences I will tell you in the next video, because it takes something more time. I don't like to make my video very lengthy so that you don't feel bored, so that you don't get bored. I'll tell you in something in short videos that will be very good for you. So I think no problem, you are
just you keep on practicing more and more. Choose any grammar book. In all the grammar books we have exercises on the tenses. Present टेंस का चैप्टर आप उसमें देखिएगा, पीछे एक्सरसाइज बहुत रहती है. कोई बुक आप चुन लीजिए, उसके पीछे एक्सरसाइज दी है, उससे आप प्रैक्टिस करें. द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट इज. इसका ध्यान रखें. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन perfect. So that's enough for today. If you like my video, please subscribe, like, share and comment. And until I make the other videos, till then you keep on smiling, laughing and enjoying your life and practice more and more. Thank you very much for being with me. Bye bye. See you. Take care.